हेलो बेटा। सो पार्ट वन ट्वेल्थ का जो पार्ट वन का बुक है उसके अंदर का थर्ड टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है, पार्ट वन के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा वेटेज है मार्क्स के हिसाब से, तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है। सीईटी में भी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पार्ट वन के 20 क्वेश्चंस आएंगे। सो 20 में से मिनिमम 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाएंगे सीईटी के अंदर। और बोर्ड में भी इसको कंपलसरी वेटेज है इसको 8 मार्क्स का, विथ ऑप्शन और भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि 8 मार्क्स कंपलसरी का मतलब है कि 40 में से 20% वेटेज सिर्फ इस एक टॉपिक को दिया गया है। तो इसकी अहमियत कितनी है फिर आप लोगों को समझ में आएगा। तो बेसिकली आपका जो ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन होता है तो वो 11th में कुछ उसका डिस्ट्रीब्यूशन 11th में कुछ है और 12th में कुछ है। तो 11th के अंदर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वन और ट्रिग्नोमेट्री टू इसके अंदर, और एंगल एंड से मेजरमेंट स्टार्टिंग में था, तो इसके अंदर आपने सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो बेसिक थी। और फिर उसके बाद में जो 12th के अंदर दिया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नाम तो वही है टॉपिक का, लेकिन इस टॉपिक के अंदर ये 3 चीज़ें आप पढ़ेंगे। एक, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा, बोर्ड हो या सीईटी हो। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का टॉपिक है, ये 3 टॉपिक्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, पूरा थ्योरी पार्ट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आएगा और फिर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्क्स के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से। तो हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपने, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड हटा दूं तो इक्वेशन तो आपको पता है। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन आता है उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। अब इन जनरल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख चुके हो, आप लीनियर इक्वेशन देख चुके हो, और आपने क्या किया है, उनके साथ उनका सोल्यूशन निकालने की तरकीबें जान ली है कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो ये आप लोग 9th 10th से पढ़ रहे हो। फिर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखा। अगर क्यूबिक इक्वेशन दिया है तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस तरीके की चीजें हम लोगों ने देखी है। उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी होता है जिसके अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं विथ अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, आपको ये बात तो क्लियर है कि जब भी आपने इक्वेशन स्टडी किया तो उसके अंदर अननोन क्वांटिटीज होती है, अननोन वेरिएबल्स होते हैं जिनके वैल्यूज आपको निकालने होते हैं, जिसको आप लोग सॉल्यूशन बोलते हो। ऐसे वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमें भी बेटा वही सेम चीज करनी है कि अब उन इक्वेशंस के, वो सारे अलजेब्रिक इक्वेशंस थे, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर क्या होने वाला है, अभी यहां पर अननोन क्वांटिटी जो रहेगी वो एंगल्स रहेंगे, और एंगल्स किसके बीच में रहते हैं, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके इक्वेशन के अंदर रहेंगे। और आपको पता है कि जैसे मैं साइन थीटा बोलता हूं तो इसके अंदर साइन आपका फंक्शन है और थीटा इनपुट है, तो थीटा अननोन क्वांटिटी हो गई। तो जैसे किसी इक्वेशन के अंदर साइन थीटा, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको लीजिए, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये तो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है लेकिन ये एक इक्वेशन भी है। अब इस इक्वेशन के अंदर थीटा जो है ये अननोन क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए जा सकते हैं, और आपको इस टाइटल के अंदर बस ये स्टडी करना है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाए। सो अल्टीमेट एम क्या है हमारा, अल्टीमेट एम ये है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है, अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी दो तरीके से, मतलब उसके भी दो टाइप्स है। एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को डिफाइन कैसे किया है, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है विद अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी बेटा सॉल्यूशन, ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं सॉल्यूशन ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो वो जो अननोन क्वांटिटीज है, जो अननोन एंगल्स है उस इक्वेशन के अंदर, उनका वैल्यू मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? आप किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने जा रहे हो, मतलब एंगल का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई अननोन होता ही नहीं, एंगल ही होता है। तो वो एंगल जो है, कोई भी एक इक्वेशन है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब ये जो थीटा है ये अननोन है, ठीक है, आपका टारगेट होता है कि इसका वैल्यू निकालना। अब एक तरीका है, देखो इसके इस आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पेरियोडिक होते हैं, वहां पर पेरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, ये जो थीटा का वैल्यू हमें निकालना होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या, यहाँ पर अननोन है थीटा, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो ऐसे कौन से एंगल है कि जिसके साइन रेशियो का वैल्यू √3/2 आता है? तो अगर आप थीटा का वैल्यू इसके बीच का लेते हो तो जितने भी थीटा मिलेंगे आपको उनको कहा जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप थीटा का वैल्यू इस बाउंड्री के बाहर जाके कोई भी लेते हो तो उसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। तो पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब समझिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जब आप अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालने जाएंगे तब आपको क्या करना है, उस अननोन क्वांटिटी का दायरा सीमित रखना है। दैट मीन्स योर एंगल मस्ट लाई बिटवीन 0 to 2π। अब यहां पर भी देखिए एंगल का वैल्यू 0 हो सकता है, 2π नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जब भी आप दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे और वो 0 to 2π के बीच में निकालेंगे तो उसको कहा जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर 0 से लेकर तो 2π के बीच में होता है तो उसको कहा जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो फिर इसी डेफिनेशन के बाद में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 से 2π के बाहर भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। एक और क्वेश्चन आएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? देखिए अगर मैं बात करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं तो आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे के, तो ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस प्रकार से दिया हुआ है। अगर आपका इक्वेशन आइडेंटिटी है तो उसको इनफाइनाइट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दिया है जो कि आइडेंटिटी नहीं है तो उसको सीमित प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे। जैसे sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू, आप √3/2 को क्या लिख सकते हो, मतलब साइन के कौन से एंगल के लिए √3/2 वैल्यू होता है? तो 60 के लिए, दैट इज π/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो सॉल्यूशन मिल गया आपको π/3। क्या π/3 0 से लेकर तो 360 के बीच का है? बिल्कुल है, 60 डिग्री का एंगल है जो इसके बीच में लाई करता है, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन गया। कोई और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल सकता है क्या? तो बिल्कुल मिल सकता है। देखिए साइन थीटा, आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम करते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा वगैरह वगैरह। तो आपको पता है बेटा कि साइन थीटा को आप साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, ये दोनों सेम चीजें होती है, ठीक है ना। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अब बेटा आप लोग इसी प्रकार से साइन ऑफ π/3 को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ पाई माइनस π/3। तो आपको एक नया एंगल और एक मिल गया, दैट इज 3π माइनस पाई 2π/3। तो इसका मतलब क्या कि π/3, साइन ऑफ π/3 का वैल्यू भी √3/2 है और साइन 2π/3 का वैल्यू भी √3/2 है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या 2π/3 0 to 2π के बीच में लाई होता है? तो बिल्कुल होता है। देखो 0 to 2π का मतलब क्या है, 360 तक एक रोटेशन की बात हो रही है। तो 2π/3 का मतलब क्या है, π/3 मतलब 60 इंटू 2 मतलब 120, तो 120 तो इसके बीच में लाई करता है। मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, एक है π/3 और दूसरा है 2π/3। सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की दो वैल्यूज है आपके पास 0 से लेकर तो 360 के बीच में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ दो ही है, तो ये तो फाइनाइट बन गए। लेकिन अगर मैं ये वाला इक्वेशन लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये तो बेटा आइडेंटिटी है।
अब आप 0 से 360 के बीच, क्योंकि थीटा रियल नंबर होता है, सो 0 से 360 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, तो कोई भी एक रियल नंबर, कोई 0 से 360 के बीच का कोई भी रियल नंबर इस, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी एंगल रख लो, ये सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसके सॉल्यूशंस कितने हुए, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट हुए। इन जनरल तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लेकिन आइडेंटिटी के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जो भी इक्वेशन आपको दिया है, उस इक्वेशन के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अगर आप पेरियोडिसिटी का यूज करते हो तो आप उस फंक्शन को जनरलाइज बना सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आपने देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, इस इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशंस है, लेकिन क्या सिर्फ यही दो सॉल्यूशंस है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप रोटेशन घुमा देते हो 2 पाई के आगे, जैसे आपको पता है कि 60 डिग्री का जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर आप मान लीजिए कि 60 डिग्री के अंदर 360 डिग्री ऐड कर देते हो, दैट इज वो कितना बन जाएगा, आपने 2 पाई ऐड कर दिया π/3 के अंदर, तो कितना मिल गया, वो 3 to 6, दैट इज 7 π/3। तो बेटा 7 π/3 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि वो 0 और 360 के बीच में नहीं आता, तो हम लोग इसका वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन तो है। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस आप ऑब्टेन कर सकते हो, आप 2 पाई ऐड करते जाइए, किसके अंदर, इसके अंदर 2 पाई ऐड कीजिए, फिर इसके अंदर भी 2 पाई ऐड कीजिए, तो आपको ढेर सारे इनफाइनाइट एंगल्स मिलते जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑब्वियसली उनको सॉल्यूशन तो कहना पड़ेगा, तो वो बन गया आपके जनरल सॉल्यूशन। तो आपने किया क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन से उसके अंदर सिर्फ दो ही सॉल्यूशन ऐसे जो प्रिंसिपल है। क्यों, क्योंकि हमने ये डिफाइन कर रखा है कि 0 और 360 के बीच में जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस इक्वेशन के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, लेकिन इसके इनफाइनाइट जनरल सॉल्यूशन है। तो बेटा अभी हम क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूलाज तैयार करेंगे। हमें कुछ थ्योरम्स दे रखे हैं जिनके प्रूफ्स ज्यादातर आज तक पूछे नहीं है एग्जाम में, लेकिन आसान है, मैं प्रूफ्स बता दूंगा आपको। तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखने वाले हैं कि जिनके हमें जनरल सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखेंगे, फिर उसकी हेल्प से हमें कोई भी इक्वेशन दिया तो हम लोग उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए तो कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस है नहीं, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको अलाइड एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको, मतलब टेक्निक वही है कि आपको ऐसे एंगल्स ढूंढने हैं कि जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और जो 0 360 के बीच में रहेंगे, तो वो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। लेकिन अगर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ जनरल, हम लोगों ने कुछ थियरम्स डिराइव किए हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जनरल फॉर्मूलाज आ चुके हैं। मतलब क्या कि कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन से जिनके जनरल सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट करके रखे, उन्हीं का यूज करके आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारे हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनके जनरल सॉल्यूशन अभी फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे वो हम कर देते तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट क्या है बेटा अभी हमारा ये टारगेट है कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे साथ हमें मिलने के लिए आ रहा है, देखिए थियरम 1 जिसको कहा गया है, जिसके अंदर हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, टैन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो क्या इनके जनरल सॉल्यूशंस होंगे, ये आपको निकालना है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर आंसर डिराइव करने के बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इस प्रकार से आपका इक्वेशन है तो इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या रहेंगे। ठीक है, तो कैसे इसको ऑब्टेन किया जाए बेटा, अभी आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू 0 थीटा के कौन से वैल्यूज के लिए आता है। सबसे पहले तो हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि थीटा जब 0 होता है और थीटा जब पाई होता है तब इसका वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 और साइन पाई के लिए वैल्यू होता है। सो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या बन गए, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन गए 0 एंड पाई, दीज आर द टू एंगल्स which lies between 0 to 360, that's why this is the principal solution of this equation। ये जो sin theta is equal to 0 इक्वेशन दिया है
इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है 0 और पाई। अब हमें क्या करना है, बाकी सारे निकालने हैं और उसके लिए जनरल फॉर्मूला बनाना है, जनरलाइजेशन करना है। ठीक है, तो जनरलाइजेशन कैसे किया जाता है, इसकी पेरियोडिसिटी क्या है, साइन थीटा की पेरियोडिसिटी क्या है 2 पाई है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पाई ऐड करते जाएंगे और इसके अंदर भी 2 पाई ऐड करते जाएंगे, तो आपको किस प्रकार से एंगल्स मिलते जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो 0 के अंदर अगर हम लोग 2 पाई ऐड करते जाएंगे तो 2 पाई, ठीक है, फिर हमें मिलेगा और एक 2 पाई ऐड किया तो 4 पाई, ठीक है, फिर 6 पाई, इस प्रकार से। और ये माइनस में भी चला जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों भी रहेंगे, क्योंकि माइनस क्लॉकवाइज भी तो होता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वैसे क्लॉकवाइज भी कंसिडरेशन में लेना है हमें। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस इस प्रकार से आपको एंगल्स मिलेंगे। और जब आप पाई के अंदर 2 पाई ऐड करते जाएंगे और माइनस 2 पाई ऐड करते जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलते जाएगा, तो आपको मिलते जाएगा प्लस और माइनस पाई। ठीक है, ये तो प्लस और माइनस पाई तो है ही आपके पास। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 है, सबसे शुरुआत वाला 0, और फिर उसके अंदर आप लोग ये ऐड करते जा रहे हो, प्लस और माइनस पाई, प्लस और माइनस 3 पाई। ये समझ रहे हो कैसे आ रहा है प्लस और माइनस 3 पाई, तो पाई के अंदर 2 पाई ऐड कर दिया तो 3 पाई मिल गया। ठीक है, और माइनस 3 पाई कैसे मिलेगा, पाई माइनस 4 पाई से आपको माइनस 3 पाई मिलेगा। ठीक है, जब आप इसके अंदर 4 पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई एंड माइनस 3 पाई मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये एंगल्स मिल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, क्या अब आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब थीटा के कौन कौन से वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो थीटा के इस प्रकार के सारे वैल्यूज इसका इसका सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या हम लोग थीटा इज इक्वल टू ऐसा नहीं लिख सकते n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर। तो देखिए जैसे जैसे आप z के वैल्यू यहाँ पर रखते जाएंगे आपको ऊपर के एंगल्स मिलते जाएंगे। आप 0 रखिए आपको 0 एंगल मिलेगा, आप 1 रखिए आपको पाई मिलेगा, आप -1 रखिए माइनस पाई मिलेगा। आपको पता है कि इस इक्वेशन की ये सारे के सारे सॉल्यूशंस है, लेकिन क्या कोई तरीका है कि इसको जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z लिखूंगा तो ये बन गया जनरल सॉल्यूशन। किसका, इसका। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या कि आपने उसको जनरलाइज बना दिया। अब आप बस n की वैल्यूज डालते रहिए, आपको इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। आप जो मर्जी, n कहां से आ रहा है, z से आ रहा है, तो जो मर्जी आप इसकी जगह नंबर डालिए फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर, आपको इसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपने ले लिया n की जगह 75 तो 75 पाई इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपने ले लिया -75, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का जनरल इक्वेशन लिखा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई। आप यहां पर ध्यान में रखिए, जब भी आप जनरल सॉल्यूशन लिखते हो और अगर n मेंशन नहीं करते हो कौन से सेट में से आ रहा है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड के अंदर। आप अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई लिखते हो एंड n बिलोंग्स टू z, ये चीज मेंशन ही नहीं करते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपने n पाई तो लिखा, लेकिन n कहां से आ रहा है ये अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। थीटा इज इक्वल टू n पाई का मतलब कब है, जब आप n को डिफाइन करेंगे कि n कौन से सेट में से आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने, हमें पहले थ्योरम के अंदर पहला जो हमारा इक्वेशन था वो था साइन थीटा इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसा इक्वेशन आपको दिखेगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। अब लेते हैं दूसरा इक्वेशन, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा सेकंड इक्वेशन है cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसका पीएस क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट इज थीटा के कौन से वैल्यू के लिए cos रेशो 0 आता है, तो π/2 के लिए आता है एंड 3π/2 में आता है। सो π/2 एंड 3π/2 गिव्स cos वैल्यू 0। ठीक है, आप स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पर भी देख सकते हो। तो cos का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो cos का वैल्यू 0 हो गया। तो याद है ना स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, इस प्रकार से लेते थे हम। ठीक है ना, तो ये 1 0, ये 0 1, फिर ये 0 -1 और ये 1 -1 0। तो रोटेशन 90 डिग्री का हुआ तो पहला कोऑर्डिनेट cos का वैल्यू बताता था, तो cos 90 0 और ये cos 270 भी 0। तो इस प्रकार से ये दो एंगल से जो 0 360 के बीच में है, तो ये बन गए इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन। cos थीटा इज इक्वल टू 0 के ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब अगर मुझे जनरलाइज करना है तो cos का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, मतलब 360 डिग्री के बाद में फिर से cos की वैल्यू रिपीट होती है, उसको कहते हैं पीरियडिक।
पेरियोडिसिटी मतलब आफ्टर सम पीरियड द थिंग इज गोइंग टू बी रिपीटेड, द वैल्यू इज गोइंग टू बी रिपीटेड, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के अंदर 2 पाई ऐड करते जाओ। सो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई क्या मिलेगा आपको, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई क्या मिलेगा, 5 पाई बाय 2, ठीक है। फिर पाई बाय 2 में से 2 पाई को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -3 पाई बाय 2। इसी प्रकार से आप 3 पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करिए तो आपको क्या मिलेगा, 7 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या मिलेगा आपको, -पाई बाय 2, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप पाई बाय 2 के अंदर 4 पाई ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 9 पाई बाय 2, और 4 पाई सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा -7 पाई बाय 2। इसी प्रकार से इसके अंदर भी आप 4 पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इन शॉर्ट आप ये करके देखिए, मैं आपको नतीजा बताता हूँ कि थीटा की वैल्यूज आपको मिलती रहेगी ±पाई बाय 2, ±3 पाई बाय 2, ±5 पाई बाय 2, ±7 पाई बाय 2। इसका मतलब क्या, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल आपको हमेशा मिलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। जनरल सॉल्यूशन जब आप बात कर रहे हो तो थीटा के सारे एंगल्स आपको लिखने हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो इसको जैसे आपने इधर जनरलाइजेशन किया, कैसे, पाई के कोएफिशिएंट्स क्या है, सारे इंटीजर्स है। अब यहाँ पर पाई के कोई पाई बाय 2 के कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, बस पाई बाय 2 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप 2n-1 भी लिख सकते हो, 2n+1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यानी n बिलोंग्स टू z लिखना मत भूलिए। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0 जब रहेगा तब आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब थर्ड तो बहुत आसान है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन वही रहेगा जो साइन का रहेगा। रीजन क्या है, क्यों रहेगा, क्योंकि tan को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, tan थीटा इज 0, इसका मतलब क्या हुआ है, tan थीटा तभी 0 हो सकता है जब sin थीटा 0 हो, है ना। दिस इंप्लाइज sin थीटा इज 0, क्योंकि tan थीटा इज नथिंग बट व्हाट, sin थीटा बाय cos थीटा। सो tan थीटा तभी 0 आएगा जब sin थीटा 0 बनेगा। तो sin थीटा 0 बनने के बाद में इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई। सो जो इसका जनरल सॉल्यूशन वही tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार से इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन हमने लिख दिया है। अब cot थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। अब आप मुझे बताइए cot थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जो cos थीटा इज इक्वल टू 0 का है। क्यों, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करता है, cos थीटा 0 होना चाहिए। cot थीटा तभी 0 बनेगा जब आपका cos 0 होगा। अगर cos 0 नहीं है तो cot थीटा 0 नहीं बन पाएगा। तो अगर कोई कहता है कि cot थीटा का वैल्यू 0 है तो cos थीटा 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि cot थीटा क्या होता है, cos बाय sin होता है। तो cot थीटा तभी 0 बनेगा जब ये न्यूमरेटर 0 बनेगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 जब इक्वेशन है तब इसका जनरल सॉल्यूशन तो हमारे पास है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो जो इसका सॉल्यूशन है वही cot थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ इक्वेशन है हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा याद रखना कि सेक थीटा इज इक्वल टू 0 को कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई एंगल नहीं है जो सेक का वैल्यू 0 देगा। रीजन क्या है, आपको सेक थीटा का रेंज का सेट पता है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का रेंज क्या होता है बेटा, 1 एंड -1 के बीच में होता है कॉस का रेंज, सही है ना। तो सेक थीटा क्या होता है आपका, इसके ऊपर होता है, 1 के ऊपर होता है और -1 के नीचे होता है। मतलब सेक थीटा का रेंज क्या होगा आपका, सेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो अगर सेक थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ ही नहीं सकता तो सेक थीटा इज इक्वल टू 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 0 अगर कोई इक्वेशन देता है और आपको पूछता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दुनिया का कोई भी आप एंगल ले लो, सेक का वैल्यू 0 कभी नहीं आएगा। सिमिलरली कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन कोई आपको देता है तो इसका भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। थीटा डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन।
मतलब कोई भी आप थीटा ले लो दुनिया का, उसके कोसेक का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। रीजन क्या है? कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल। तो आपको पता है कि साइन का ग्राफ क्या होता है? साइन का ग्राफ ऑसिलेट्स होते रहता है बिटवीन 1 एंड -1। 1 एंड -1 के बीच में साइन का ग्राफ रहता है। तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल है, तो कोसेक क्या रहेगा? उल्टा रहता है। ठीक है ना, कोसेक का ग्राफ उल्टा रहता है, ये चीज आपको पता है। तो इसका मतलब क्या है? ये इन्फाइनाइट बढ़ते जाता है ऊपर। तो कोसेक का रेंज क्या है? जो सेक का है, दैट इज कोसेक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और कोसेक का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगा। मतलब 1 और -1 के बीच में कभी कोसेक का वैल्यू आता ही नहीं। तो जीरो तो 1 और -1 के बीच का आता है, बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोसेक थीटा इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन रहेगा, तब आपके पास कोई भी थीटा ऐसा अवेलेबल नहीं कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा के रेंज में जीरो आता ही नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना कि सेक थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू जीरो, इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते। तो थियरम नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या देखा बेटा? हमने ये 6 इक्वेशन देखे, साइन कॉस टैन और कॉस सेक एंड सेक कोसेक एंड कॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इनके जनरल सॉल्यूशंस क्या रहेंगे? तो आपको बस क्या करना है, ये सारे जनरल सॉल्यूशन ध्यान में रखने हैं आपको। जितने भी इक्वेशंस है हमारे पास, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, उनके जनरल सॉल्यूशंस आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हमें एग्जांपल सॉल्व करते समय वो काम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। दैट इज नेक्स्ट थियरम हमारा बताता है कि अगर मान लीजिए आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इस टाइप का इक्वेशन है, तो कैसे लिखेंगे आप इसका सॉल्यूशन? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मतलब थीटा का वैल्यू। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो याद रखना ये टाइप, जब भी आपको इस प्रकार का इक्वेशन दिखेगा तो आप जनरल सॉल्यूशन सीधा लिख सकते हो, जो हम अभी डिराइव करेंगे। तो चलिए इसको डिराइव करते हैं। तो ये प्रूफ भी अच्छे से याद रखना, कभी कभार एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। सो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बेटा आपको पता है क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, सो साइन सी माइनस साइन डी सही है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2 तो उधर जाके 0 बन जाएगा, और दो नंबर्स का, दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो उसके अंदर का एक वेरिएबल कम से कम एक 0 होना चाहिए। दैट इज कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अभी ऊपर ही हमने देखा कि जब भी आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू z, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो चलिए थीटा का वैल्यू हमें चाहिए तो निकाल लेते हैं थीटा। देखो ये दोनों भी एंगल्स है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, सॉरी पाई बाई 2 है नहीं, और इधर आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अल्फा इधर आएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, 2n प्लस पाई प्लस अल्फा। तो आप देखिए जैसे, और n कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है, तो आप n की वैल्यूज डाल के देखिए इसके अंदर। तो आप इसको जनरलाइजेशन कैसे करेंगे? दो सॉल्यूशन तो ध्यान में नहीं रख सकते, ये दोनों भी इसके सॉल्यूशंस है, जनरल सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे इसको? एक ही के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, आप n का वैल्यू जो भी डालेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या आप अल्फा को ट्रीट कर सकते हो। सिंपल है, क्या है बेटा यहाँ पर? देखिए n का वैल्यू कुछ भी डालिए, 2n प्लस 1 तो ऑड ही बनने वाला है। ठीक है, तो ये ऑड रहेगा। तो जब भी ऑड, मतलब पाई क्या है? पाई क्या है? ऑड मल्टीपल है।
ठीक है ना, मतलब थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, और यहां पर थीटा क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा है। अब ध्यान में रखिए, जब भी थीटा इवन मल्टीपल रहेगा तब अल्फा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और जब भी थीटा आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तब ये माइनस होना चाहिए। तो क्या आप इन दोनों कंडीशंस को मिला के ऐसे नहीं ले सकते, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि ऑड और इवन दोनों आ रहे, तो आप इसको एन लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आप जब इवन नंबर डालेंगे तब इवन मिलेगा आपको थीटा, जब ऑड डालेंगे तब ऑड मिलेगा। तो ऑड और इवन दोनों, देखिए पाई के मल्टीपल ऑड और इवन दोनों ही, मतलब पूरे इंटीजर्स आ गए। ठीक है, अब दूसरी बात रही सिर्फ यहां पर कि जब ऑड नंबर डाल रहे हो तब माइनस अल्फा मिलना चाहिए, जब इवन डाल रहे हो तब प्लस अल्फा मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एन पाई यहां पर प्लस साइन दे देते हैं, -1/n अल्फा लिख देते हैं। तो जब भी आप n इवन लेंगे तो ये -1/n पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ये n इवन है तो अल्फा पॉजिटिव आ जाएगा। और जब आप n ऑड लेंगे तब ये क्या बन जाएगा, -1 नेगेटिव बन जाएगा। तो आपको n पाए मतलब यहां पर ऑड नंबर आएगा और माइनस अल्फा मिलेगा। तो यही तो आपको चाहिए था। तो आपने क्या किया, सिंपली बेटा दोनों कंडीशंस को एक साथ मिलाकर ये जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, किसका, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का। तो जब भी आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा और उसका अगर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो वो रहेगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। इसको भूलना नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात, ये कैसे लिखा आपने -1/n। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज थर्ड थियरम, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। अगर ये टाइप का आपको इक्वेशन दिया है तो कैसे आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो सेम करेंगे, दैट इज cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। सो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है, -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 विच इज इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, दैट इज थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एन पाई, और इधर भी हम लोग लिख सकते हैं और थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एन पाई, और दोनों के लिए n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हमें चाहिए, क्या मिलेगा, 2n पाई माइनस अल्फा, और यहाँ पर आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ मिला दे तो आपको मिलेगा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो जब आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा रहेगा तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ठीक है, ये था हमारा थियरम नंबर 3। यस, अब इसके बाद में आता है हमारे पास, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थियरम नंबर 4। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग लिखिए इसको। देखो मैं इसके प्रूफ्स आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभार पूछे भी जाते हैं इसके प्रूफ्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो थियरम है जिसके अंदर इक्वेशंस, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। देखिए ये जो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं ना, तो इसका यूज कैसा करना है ये एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। अब थर्ड है हमारे पास, सॉरी कौन सा थियरम था हमारा, फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, फोर्थ है। अगर आपको tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इस फॉर्मेट में दिया गया है आपका इक्वेशन, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। देखिए tan थीटा को आप लिखेंगे sin थीटा, सॉरी हाँ sin थीटा बाय cos थीटा, और इसको लिखिए sin अल्फा बाय cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, sin थीटा इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू साइन अल्फा। इसको लेफ्ट में लेके आइए तो क्या मिलेगा, sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। सो साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, तो क्या मिल रहा है बेटा, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। तो ये जनरल, ये तो इक्वेशन हमने थियरम नंबर 1 में देखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, दिस इंप्लाइज थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंगिंग टू जेड। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एन पाई प्लस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन व्हेन योर इक्वेशन इज ऑफ दिस टाइप। ठीक है, अब लास्ट थियरम है इसके अंदर का जो हमें बताता है कि थियरम नंबर 5, दैट इज इक्वेशंस रहेंगे साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा cos square theta is equals to cos square alpha and tan square theta is equals to tan square alpha। अगर आपकी इक्वेशन इस प्रकार से है तो तीनों का भी सॉल्यूशन सेम है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है तो थीटा आपका एन पाई प्लस और माइनस अल्फा रहेगा। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो आप अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। तो इससे क्या होगा बेटा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है। इसको इधर लेने की ज़रूरत नहीं है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा मिल गया आपको। अब ये किससे मैच कर रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के पहले cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इक्वेशन देखा था हमने, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा 2 थीटा है, सो 2 थीटा इज इक्वल टू, देखिए जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो हमने इसके पहले ही देखा था थ्योरम कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू अल्फा वेर एन बिलोंग्स टू जेड, 2n प्लस 1 बार हाँ 2n प्लस 1 इंटू अल्फा, सही है। ऑड मल्टीपल, अरे यार मैं भूल कैसे गया इतनी जल्दी, यस भूल गया मैं, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा होता है, ठीक है, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। वो जो लिखने वाला था मैं, वो cos थीटा इक्वल टू 0 का था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का ये जनरल सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर भी cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, सो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई, ये तो जनरल टर्म है, प्लस और माइनस अल्फा मतलब 2 अल्फा, यहाँ पर जो दिया हुआ, तो सब में थीटा 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। इसी प्रकार से आप cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का भी सॉल्यूशन लिख सकते हो। कैसे, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है आपके पास, cos स्क्वायर अल्फा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, हाँ जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा हमने इसको लिखा था साइन स्क्वायर थीटा की वजह से, वैसे आपके पास एक और फार्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप बना सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ठीक है ना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पर भी आएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 2 अल्फा, n बिलोंग्स टू z, तो 2 2 विल गेट कैंसिल, सो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा जो दिया है, इसके लिए भी सेम तरीके का लॉजिक यूज करना है। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद है कि आपको दिया है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, मतलब अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा। सो बेटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा जो दिया है, आपको एक फॉर्मूला याद है जो मैंने cos 2 थीटा के लिए आपको बताया था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने ये देखा था मल्टीपल एंगल्स में 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है ना, डबल एंगल के अंदर, मल्टीपल एंगल मतलब डबल एंगल के अंदर, डबल और ट्रिपल एंगल के जो sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा के फॉर्मूले देखे थे। सो cos 2 थीटा में हम लोगों ने इसको डिराइव किया था,
cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके नीचे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिया और cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया ऊपर और नीचे, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। सो cos 2 थीटा आपको मिल गया बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर cos 2 थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए आप इन दोनों क्वांटिटीज को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों क्वांटिटीज को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या इक्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने दोनों क्वांटिटीज को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया। अब आप दोनों क्वांटिटीज को क्या कर रहे हो, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से। ठीक है, तो अभी हाँ चलिए, ये थोड़ा ऐसे समझने में दिक्कत आएगा। हम लोग क्या करते हैं, सीधा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज यूज करते हैं, दैट इज कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो सबसे पहले तो मैं बेटा इसको क्या करूंगा, 1 बाय tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा उल्टा, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो आप इसको 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। अब आप लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो सिंपली आप फिर से इन्वर्टेंडो अप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो अभी क्या होगा बेटा, आप इसको आप लिख सकते हो cos 2 थीटा और इसको लिख सकते हो cos 2 अल्फा। ये तो वही बन गया cos 2 थीटा और cos 2 अल्फा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू 0। तो अब तक जितने भी इक्वेशन देखे उनके सभी के जनरल सोल्यूशन अच्छे से याद रखो, क्योंकि इन सभी का यूज हमें करना है एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। तो बेटा इसके ऊपर दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। एक तो दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए, या फिर दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। गुड बाय।